नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 साइंस का है टॉपिक अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस टॉपिक को आज हम शुरू करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर 1 पढ़ा चुके हैं। चैप्टर 1 को आप देख लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम उसमें डिस्कस किए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक अम्ल, क्षारक और लवण। सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि आखिर अम्ल होता क्या है, अम्ल कहते किसको हैं, इसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो देखिए, पहला प्रॉपर्टी ये है कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। स्वाद माने खट्टा, खाने में जो खट्टा लगता है, ठीक है, खट्टा जो लगे, स्वाद क्या लगे, स्वाद, वो क्या होता है, अम्ल होता है। दूसरा प्रॉपर्टी है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। क्या करता है, लाल करता है। तीसरा प्रॉपर्टी है, अम्ल जल में घुलकर H+ आयन क्या देता है, H+ आयन देता है। क्या देता है, H+ आयन। जैसे मान लिया जाए हमारे पास क्या है, HCl है, H2SO4 है, ये सब क्या है, अम्ल है। तो सिंपल भाषा हमने क्या जाना, इसके कुछ प्रॉपर्टी थे। स्वाद खट्टा होगा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, स्वाद जल में घुलकर H+ आयन देगा, वह क्या होगा, अम्ल होगा। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टी है। अब समझते हैं क्षार के बारे में। आखिर क्षार क्या है। क्षार का जो स्वाद होता है कड़वा होता है, कड़वा, ठीक है, क्या लगता है, कड़वा लगता है स्वाद, उन्हें खाने में कैसा लगे, कड़वा लगे, वो क्या होता है, क्षार। यह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। क्या करता है, नीला करता है। यह जल में घुलकर OH- आयन देता है। क्या देता है, OH- आयन देता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है KOH, NaOH, ठीक है, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, क्षार के। तो अभी हमने क्या जाना, अम्ल के बारे में और क्षार के बारे में, कि आखिर अम्ल होता क्या है, क्षार होता क्या है। ठीक है, अब इसके बाद हम समझते हैं जो टॉपिक है इसमें, सूचक। आखिर सूचक होता क्या है वो समझने वाले हैं। ठीक है, सूचक का मतलब होता है कि जो अम्ल और क्षार के बारे में बताता है। ठीक है, सूचक क्या है, सूचक अम्ल और क्षार के बारे में बताने वाला एक यंत्र होता है। ठीक है, पहला क्या है, लिटमस विलयन बैंगनी रंग का एक रंजक है जो थैलोपाइटा समूह के लिचेन, जिसको लाइकेन बोला गया है, उस पौधे से निकाला गया है। ठीक है, मतलब जो लिटमस है वो बैंगनी रंग का रंजक है जो थैलोफाइटा समूह के एक लिचेन, जिसको लाइकेन नामक पौधा से निकाला गया है। जब यह न तो अम्लीय और न क्षारीय होता है, यह बैंगनी रंग का होता है। मतलब इसका जो व्यवहार होता है, जो न तो अम्लीय होता है न क्षारीय, ये कैसा होता है, अम्लीय होता है, और न क्षारीय, किस रंग का होता है, बैंगनी। ठीक है, आगे है, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। ठीक है, प्रकृति से प्राप्त होता है, इसलिए क्या होता है, प्राकृतिक सूचक होता है। हल्दी भी क्या है, हल्दी भी एक सूचक है। मैथिल ऑरेंज, क्या, मैथिल ऑरेंज क्या है, एवं फिनोल्फ्थेलिन जो एक संश्लेषित सूचक है, माने मानव निर्मित सूचक है। ठीक है, तो सूचक के बारे में हमने क्या जाना कि सूचक वह होता है जो अम्ल और क्षार के बारे में बताता है। लिटमस के बारे में जाना है कि यह थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधा से निकाला जाता है, और जब यह न तो अम्ल होता है न क्षार होता है, तो यह बैंगनी रंग का होता है, जो एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी भी क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, और हमने क्या जाना कि मैथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फ्थेलिन जो एक संश्लेषित सूचक है। ठीक है, अब समझते हैं क्या, गंधीय सूचक के बारे में।
गंध सूचक क्या है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसके गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। मतलब कुछ ऐसा पदार्थ होता है जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में क्या होता है, बदल जाता है, जिसे क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे वेनिला, प्याज, लौंग का तेल, ये सब क्या है, गंधीय सूचक है, जो अम्लीय या क्षारीय माध्यम में क्या होता है, इसका गंध बदल जाता है। ठीक है, अब समझते हैं तनुकरण। तनुकरण होता क्या है, अम्ल या क्षार में जल मिलाने पर आयन की सांद्रता H+OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाता है, जिसे तनुकरण कहते हैं। मतलब अम्ल या क्षार में जब हम अम्ल मिलाते हैं तो उसका जो आयन की सांद्रता, जो H+ आयन या तो OH- आयन की जो सांद्रता है, प्रति इकाई में क्या होता है, आयतन में कमी हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। समझ में आया, कब, जल मिलाने के बाद। अब आगे समझते हैं कि अम्ल तथा क्षारक का रासायनिक गुणधर्म क्या है। ठीक है, ये कैसे व्यवहार करता है, इसका गुणधर्म क्या है, वो समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्या है, अम्ल तथा क्षार का धातु के साथ अभिक्रिया। जब अम्ल या क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन क्या है, अम्ल या क्षार धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, अम्ल प्लस या क्षार, ठीक है, क्या बनाया, धातु से अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, लवण तथा हाइड्रोजन गैस। एग्जाम में आता है कि जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निर्मुक्त करता है, तो हाइड्रोजन गैस। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है HCl + Na। HCl क्या अम्ल है, Na क्या धातु है। जब ये अभिक्रिया किया तो NaCl लवण बनाया और H2 गैस निकल गया। उसी प्रकार क्षार है NaOH, जब जिंक से अभिक्रिया किया तो Na2ZnO लवण बनाया और H2 क्या हो गया, गैस निकल गया। तो ये प्रॉपर्टी है कि जब अम्ल क्षार धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। आगे है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जैसे ध्यान से समझिएगा कि धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में सोडियम कार्बोनेट + HCl अम्ल हो गया, क्या बनाया, NaCl, H2O और CO2। उसी प्रकार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब HCl से अभिक्रिया किया NaCl, H2O और CO2 बनाया, है कि नहीं। तो ये आपका क्या था, ये आपका एग्जाम्पल था। ठीक है, तो जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो अधिक पूछा जाए कि जब धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी में जब आगे बढ़ते हैं तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रभावित करते हैं, जब CO2 को जब चूने के पानी से प्रभावित करते हैं तो क्या होता है, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CO2 तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। ठीक है, ये बन गया। और जब इसको अत्यधिक मात्रा में जब CO2 को प्रभावित कर दें तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट में H2O CO2 तो क्या बन जाएगा, CaHCO3 का 2 टाइम, जिसे चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो एक उसका प्रॉपर्टी है। आगे है हमारे पास कि जब अम्ल या क्षार आपस में अभिक्रिया करता है, जब आपस में अभिक्रिया कर लेता है तो क्या बनाता है, जब अम्ल या क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो जल और लवण बनाता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, फोकस करिएगा।
ठीक है, एग्ज़ाम में आता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो ये आपका डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, कि जब अम्ल या क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण जल बनाता है। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है। NaOH क्षार, HCl अम्ल आपस में अभिक्रिया किया, NaCl लवण, H2O जल बनाया। और एक कैसा अभिक्रिया है, यह हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, कैसा अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। आगे है हमारे पास धातु ऑक्साइड का अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है। क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे है धातु ऑक्साइड और अम्ल, क्या बनाया, लवण और जल बनाया। ठीक है, धातु ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारकीय ऑक्साइड कहते हैं। CO कॉपर ऑक्साइड, H2SO4, तो क्या बनाया, CuSO4 और H2O बनाया। उसके बाद MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, H2SO4 अम्ल है, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 और H2O बनाया। ठीक है, तो जब धातु ऑक्साइड अम्ल से भी क्रिया करता है तो क्या बनाएगा, लवण और जल। क्या बनाएगा, लवण और जल। आगे हम जब बढ़ते हैं, क्षार का अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। जब क्षार अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, तो जब अधात्विक ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है, लवण और जल। ठीक है, देख लीजिए, अधातु ऑक्साइड प्लस क्षार, लवण और क्या बनाया, जल। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है। अधात्विक ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का। जैसे CO2, ठीक है, C कार्बन अधातु है तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्षार तो क्या बनाया, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट और H2O, लवण और जल। क्या बनाया, लवण और जल। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा दिमाग में रखना है कि जब क्षार अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। अब ऐसे यहाँ पे क्या है, कुछ टॉपिक है यहाँ पे। अम्लों तथा क्षारकों में क्या समानता है। सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है, अतः हाइड्रोजन युक्त यौगिक अम्लीय होता है। अम्ल विलयन H+ आयन देता है। जैसे HCl में क्या होता है, H+Cl-, HNO3 में H+NO3-, CH3COOH में H+CH3COO, H2SO4 में H में क्या है, 2+ और SO4 2-। ठीक है, आगे है जलीय विलयन में अम्ल का क्षार का व्यवहार कैसा होता है, तो अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन प्रदान करता है। जैसे HCl है तो H2O से अभिक्रिया किया तो H3O+ और Cl-। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है लेकिन जल के साथ रह सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन जो आयन है वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है लेकिन जल के साथ रह सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, देखो H+ प्लस H2O साथ है तो H3O+। और क्षारक क्या है, क्षारक जल में OH- आयन देता है। क्या देता है, क्षारक जल में OH- आयन देता है। फिर उसके बाद जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुल जाता है उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्षार को कभी छूना नहीं चाहिए या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। क्षार को यदि छू लेंगे या चख लेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है। जैसे NaOH क्षार है, जल से अभिक्रिया किया तो Na+ OH- में टूट गया। KOH को टूटा तो K+ OH- में टूट गया तो H+ और OH- मिलकर क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। ठीक है, तो जल में अम्ल या क्षार के घुलने की प्रक्रिया को ऊष्माक्षेपी कहते हैं। जल में अम्ल या क्षार के घुलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी। क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी। जल में अम्ल या क्षार के घुलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी। अम्ल और क्षार की प्रबलता, मतलब प्रबलता माने क्षमता, मतलब अम्ल और क्षार को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो अम्ल और क्षार को मापने के लिए हम यूज करते हैं pH स्केल। क्या यूज करते हैं, pH स्केल। आखिर pH स्केल होता क्या है तो समझते हैं। pH स्केल का नाम है
किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का उपयोग करते हैं उसे पीएच स्केल कहते हैं। मतलब पीएच स्केल की सहायता से हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करते हैं। ठीक है। पीएच में जो पी होता है, पी का मतलब पोटेंज होता है, एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है पावर मतलब शक्ति। ठीक है, समझ में आया? पावर मतलब शक्ति। ठीक है। इस पीएच स्केल में जो अंक होते हैं 0 से लेके 14 तक संख्या होती है। अधिक संख्या में H+ आयन देने वाले अम्ल प्रबल अम्ल और कम संख्या में देने वाले को दुर्बल अम्ल कहते हैं। जिसमें H+ आयन देने की क्षमता सबसे अधिक होगा वह प्रबल अम्ल होगा और कम होगा तो दुर्बल अम्ल होगा। ठीक है। तो ये पीएच स्केल है जिसकी सहायता से हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं। अब आगे समझते हैं कि यदि पीएच का मान 0 होगा तो क्या होगा, तो वह होगा अधिक अम्लीयता। यदि पीएच का मान 14 होगा तो अधिक क्षारीय हो जाएगा। पीएच का मान यदि 7 होगा तो उसे उदासीन कहेंगे। पीएच का मान 7 से कम होगा तो क्षारीय होगा। पीएच के मान 7 से अधिक होगा तो क्षारीय, 7 से कम होगा तो अम्लीय। समझ में आया? 7 से अधिक तो क्षारीय, 7 से कम तो अम्लीय। ये हमारा पीएच स्केल है जिसमें 0 से 14 तक के अंक दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ 0 है और यहाँ पे 14 है। ठीक है, ये दिखाया गया है और बीच में क्या है, उदासीन है। ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों का पीएच मान इसमें लिखा गया है। जठर रस का पीएच मान 1.2, नींबू रस का 2.2, शुद्ध जल का 7, रक्त का 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है, NaOH का 14 होता है। यदि हम आगे समझते हैं तो हमारा शरीर है उसका पीएच मान 7 से लेके 7.8 तक होता है। वर्षा जल का जो पीएच मान होता है 5.6 से कम होता है, जिसको हम अम्लीय वर्षा के रूप में जानते हैं। क्या जानते हैं? अम्लीय वर्षा के रूप में। आगे है हमारे अमाशय में HCl पाया जाता है। ठीक है। और यदि इसको ठीक करना है तो हम एंटासाइड का यूज करते हैं, जिसके कारण से हमारे जो अमाशय होता है उसमें अम्ल का पीएच मान, जो अम्लीयता होता है वो कम हो जाता है। मुंह में जो होता है पीएच मान 5.5 से कम होता है। और यदि समझ लीजिएगा, यदि जो हमारा कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो हमारा दांत होता है वो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है और जो बहुत ही कठोर होता है और जल में नहीं घुलता है। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट जल में नहीं घुलता। लेकिन यदि पीएच मान 5.5 से कम होने के कारण क्या होता है, ये संक्षारित हो जाता है। और यदि इसको हम तो रेगुलरली साफ ना करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो दांत है वो खराब हो जाएगा। इसलिए दांत को रोजाना साफ करना चाहिए। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द होता है और जलन होता है। डंक के स्थान पर बेकिंग सोडा लगाने पर आराम मिलता है। नेटल एक शाकीय पादप है जो जंगलों में पाया जाता है। इनके पत्तों में डंक नुमा बाल होते हैं और गलती से यदि छू ले तो डंक जैसा दर्द होता है, मतलब अम्ल छोड़ता है। नेटल का डंक, ठीक है, नेटल का डंक, ठीक है, अम्ल छोड़ता है। इसमें मेथेनाइक अम्ल, कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। इसका उपचार डाक पौधे की पत्ती से किया जाता है। अब मान लीजिए कि नेटल का डंक लग गया तो इसका उपचार हम डाक पौधे की पत्ती से करते हैं। यहाँ जो फिगर दिखाया गया है ये है वही नेटल डंक शाकीय पौधा, जिसमें लिखा हुआ है, समझिएगा। नेटल एक शाकीय पादप है जो जंगल में उपजता है। इसके पत्तों में डंक नुमा बाल होते हैं जो अगर गलती से छू जाएं
तो दर्द होता है। इन बालों में मेथेनाइक अम्ल का स्राव होने के कारण यह दर्द होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डाग पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। ठीक है, क्या अडाक पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? आप जब जान गए होंगे कि अगली बार पहाड़ों पर चढ़ते हुए गलती से नेटल पौधे को छू जाने पर आपको क्या लगाना चाहिए। क्या आप ऐसे ही पारंपरिक इलाज जानते हैं जो डंक लगाने पर प्रभावी हो? तो इसमें जो लिखा हुआ है साग के पौधे के बारे में, जो नेटल का डंक के रूप में हो, जो अगर इसको हम छू लें तो डंक का फीलिंग होता है और हमें दर्द का महसूस होता है। यहाँ कुछ टेबल दिखाए गए हैं, इसमें कुछ प्राकृतिक स्रोत के नाम लिखे गए हैं और उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है वो दिखाया गया है। इसे आप याद कर लें। ये सिरका है, सिरका में एसिडिक अम्ल, संतरा है, इमली है, टमाटर है, खट्टा दूध है, नींबू है, सीटी का डंक है, नेटल का डंक है। इसे आप याद कर लेंगे क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आते हैं, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, समझने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं लवण के परिवार के बारे में। ठीक है, लवण के पीएच मान के बारे में समझते हैं। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार का लवण का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, इसे उदासीन कहते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक का पीएच मान 7 से कम होता है और प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ये नॉर्मल कुछ कहानी है, हमें जो समझना है मेन वो है साधारण नमक के बारे में। तो समझते हैं क्योंकि यहाँ से जो बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आते हैं और सब्जेक्टिव टाइप में आते हैं। तो इससे आप समझने का प्रयास करेंगे या समझेंगे। ठीक है, चलिए, नमक का जो रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड होता है। इसका सूत्र होता है NaCl। इसका निर्माण कब होता है? जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaOH, NaCl और H2O। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? खाना बनाने में, मृत जीवों को दफनाने में, घोल बनाने में और कपड़ा साफ करने में। ठीक है, इसका उपयोग करते हैं। समझ गए होंगे। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, रासायनिक सूत्र NaCl। ठीक है, इसका उपयोग। अब समझते हैं क्लोर क्षार। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, जिसे क्लोर क्षार कहते हैं। एग्जाम में आया था क्लोर क्षार के बारे में कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत को प्रवाहित करते हैं तो यह टूट जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जैसे NaCl में जल पास करा दिए तो NaOH Cl2H2 बन गया। क्लोरीन गैस एनोड पर, कैथोड पर माइनस पर मुक्त हो जाता है। ठीक है, जो क्लोरीन होता है जो एनोड पर और कैथोड पर मुक्त हो जाता है हाइड्रोजन। अभी जो बताया क्लोर क्षार के बारे में वही है से क्लोर क्षार का ये फिगर दिखाया गया है, जिसमें NaCl नमक का घोल इसमें डाला गया है, विद्युत को प्रवाहित किया गया है और यहाँ पे एनोड और कैथोड। ठीक है, जैसे आप समझ लीजिए नमक का घोल यहाँ पे NaOH, NaCl NaOH। ठीक है, अब आगे समझते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम है ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम है? ब्लीचिंग पाउडर। क्या है ब्लीचिंग पाउडर? क्या नाम है? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसे आप समझिएगा। तो एग्जाम में पूछता है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है या विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। इसे आप दिमाग में रखिएगा। कहता है लवण जल में विद्युत प्रवाहित करने पर क्लोरीन का निर्माण करता है। माने NaCl में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो ये टूट जाता है। क्लोरीन जो गैस होता है उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका सूत्र होता है CaOCl2।
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है देख लीजिए। जब शुष्क बुझा हुआ चूना को क्लोरीन से क्रिया करते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जैसे शुष्क बुझा हुआ चूना प्लस क्लोरीन CaOCl2 और H2O। समझ में आया? तो ये हमारा जो है यही है विरंजक चूर्ण। ठीक है, विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? उपयोग वस्त्र बनाने में, कागज़ की फैक्ट्री में, लकड़ी का उद्योग में, लॉन्ड्री में जहाँ कपड़ा धोवाता है, रासायनिक उद्योगों में, पानी को साफ करने में। जब बरसात के मौसम में देखते हैं कुआं में अगर पानी खराब हो जाता है तो हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आगे समझते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3। इसका निर्माण कैसे होता है? जब सोडियम क्लोराइड को जल CO2 तथा NH3 से अभिक्रिया कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करता है। ये हमारा अभिक्रिया है NaCl + H2O, CO2, NH3, NH4 और NaCO3। यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या होता है? तो हमने गर्म कर दिया तो सोडियम कार्बोनेट और H2O और CO2 बनाता है। उपयोग स्वादिष्ट खाना बनाने में, जब हम घर में पकवान वगैरह बनता है तो उसका बनता है तो उसमें हम डालते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में, केक या पाउरोटी बनाने में, एंटासाइड के रूप में यूज़ करते हैं, सोडा अम्ल अग्निशमक के रूप में भी करते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग है, एग्जाम में आता है। ठीक है, आपको समझना है, याद करना है और एग्जाम में लिखना है। आगे है धोने का सोडा। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सूत्र क्या है? Na2CO3 × 10H2O। निर्माण सोडियम कार्बोनेट को क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट × 10H2O का बन गया सोडियम कार्बोनेट × 10H2O। और जब 10H2O क्या है? अरे NaCO3 का आद्र बनाता है। ठीक है, कौन? 10H2O क्या बनाता है? सोडियम कार्बोनेट को आद्र, उसमें नमी प्रदान करता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? कांच, साबुन तथा कागज उद्योगों में, बोरेक्स के निर्माण में, घरों की साफ सफाई में, जल को अस्थायी कठोरता को दूर करने में। ठीक है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब समझते जिप्सम। आखिर जिप्सम होता क्या है? जिप्सम के बारे में समझते हैं। क्रिस्टल का जल लवण के एक सूत्र इकाई में जल के एक निश्चित अणुओं की संख्या क्रिस्टल का जल कहलाता है। लवण का एक सूत्र इकाई में जल का जितना मात्रा होगा, अणु होगा, वो क्या कहलाएगा? क्रिस्टल का जल। जलीय कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 5H2O। और जिप्सम का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 2H2O, है ना? ध्यान दीजिए, 2 यहाँ जल की मात्रा कितना है? 2 अणु, यहाँ पे 5 अणु, है ना? यही है क्रिस्टल का जल। अब समझते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को जब हम 373 डिग्री सेल्सियस केल्विन पर गर्म करते हैं तो जल के अणुओं का त्याग करता है और कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट का निर्माण करता है, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यहाँ देखो, सोडियम कार्बोनेट × 2H2O को जब ऊष्मा देंगे तो कैल्शियम सल्फेट × 12H2O बनाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है? Na2CO3 × 2H2O, जिप्सम बना लेता है। इसे आर्द्ररोधी बर्तन में रखना चाहिए क्योंकि यह जल के साथ अभिक्रिया कर कठोर हो जाता है। ठीक है, इससे यदि हम जल जिसमें पानी की नमी नहीं हो उसी में रखो। अगर पानी के साथ रख देंगे तो ऐसे अभिक्रिया कर लेगा और हार्ड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आर्द्ररोधी बर्तन में, आर्द्ररोधी माने जिसमें पानी का अंश नहीं होता है, उसमें रखना चाहिए क्योंकि यदि जल के साथ संपर्क में आएगा तो यह कठोर हो जाएगा अभिक्रिया करके। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? खिलौना बनाने में, ठीक है, सजावट का सामान बनाने में, सतह को चिकना करने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। ठीक है, तो आई होप कि आज ये टॉपिक समझ में आया होगा और इस प्रकार से हमारा चैप्टर नंबर 2
चैप्टर जो हमारा 2 है वो हमारा क्या हो गया, इन हो गया पार्ट 2 के साथ। तो यदि अच्छा लगा और हमारा जो वीडियो बना रहे हैं, आपको कंटेंट दे रहे हैं, उस यदि अच्छा लग रहा है तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।